गहरी बात। गहरी बात का मतलब समझते हो? ये कौन सी बात है? गहरी बात। हाँ, देखो ग्रुप में हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करता है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। नहीं समझे? चलो आगे देखो। चलो अच्छा, चलो लिख लो लिख लो लिख लो। चलो आगे लिखो भैया। तो जगह तो है ये है। अब अगली हेडिंग डालो सुंदर सी, लिखो। लिखो फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, कैटायन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, उतना बढ़िया आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि जिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का कैटायन बने उसकी आयनिक एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, है ना? पक्का? तो इसका मतलब है पहली फेवरेबल कंडीशन क्या है? जिसका कैटायन बन रहा हो उसकी आयनिक एनर्जी कम होनी चाहिए, और जिसका एनायन बन रहा हो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, है ना? चलो पहला पॉइंट लिखो फेवरेबल कंडीशन में। लिखो लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लिखो बेटा लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम। लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम विच फॉर्म कैटायन। जो कैटायन बना रहा हो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कम। ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ विच एटम क्या लिखा? ऑफ दैट एटम विच फॉर्म एनायन। तो हमने लिखा है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दैट एटम विच फॉर्म एनायन। क्लियर है? अच्छा बताओ कैटायन कौन बनाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। एनायन कौन बनाएगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अच्छा मान लो हमको ऐसे हम बोल दें, हमने बोला कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए। तो बात सही है ना? ये सेम बात है। ठीक है। तो अब तीसरी बात लिखो बेटा। लिखो हाई लैटिस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अभी ये तीनों बातें हम समझाते हैं कैसे है ये, और लास्ट में लिखो, और इसमें नंबर नहीं डालना। अब ऊपर वाली तीनों बातों का निचोड़ क्या है वो लिखो बिना नंबर की लाइन में। लिखो सम का मतलब है SUM, सम मतलब समेशन, जोड़। लिखो सम ऑफ ऑल थ्री। ये ऑल थ्री क्या है? ऊपर वाले ऑल थ्री। लिखो सम ऑफ ऑल थ्री। ऐसे लिखो सम ऑफ ऑल एबव थ्री। एबव लगा लो। नहीं,
सम ऑफ ऑल एबव 3, है ना, एबव लिख लो, एबव लिख लो, शुड बी नेगेटिव, because bond formation is exothermic process, bond formation is exothermic process। क्लियर है? आप देखो हम लोग चर्चा करते हैं तो चर्चा कहीं और कर लेते तो ठीक था, इसमें तो दूसरे में चर्चा हुई जा रही, लेकिन चलो ठीक है। जादू क्या है? जूम नहीं, रुको, हाँ बोर्ड पे आ गए। अब तुम लोग वहीं लिखना, डिवाइड करके लिखना, है ना। अब सुनो, जैसे मान लो ये है क्या, सोडियम, है ना बेटा। अच्छा ये क्या है, क्लोरीन। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, है ना। अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का क्या होना चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए, क्यों बेटा। अच्छा इसका क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। मतलब लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज कर दे उतना जल्दी से कैटायन बन जाएगा, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा ये एनायन बन जाएगा, है ना। अच्छा मान लो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ये Na+ बन गया। क्लोरीन ने इसी इलेक्ट्रॉन का गेन किया, ये Cl- बन गया। और ये प्रोसेस क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर उसने क्या किया, फिर इसने और इसने कौन सा, ये क्या बन गए, Na+ प्लस Cl-, और ये क्या बन गए, NaCl। और ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। देखो वहां एक शब्द इस्तेमाल हुआ लैटिस एनर्जी, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, लैटिस एनर्जी का मतलब होता है लड्डू बनाने में प्राप्त एनर्जी, लड्डू बनाने में प्राप्त एनर्जी। लैटिस का मतलब क्या आज के बाद समझोगे, लैटिस का मतलब आज के बाद समझोगे क्या, लड्डू। लैटिस का मतलब क्या है, लड्डू। जैसे लड्डू कई चीजों को मिलाने से बनता है ना। अच्छा यहां हमारा NaCl क्या है, ये एक लैटिस है जो कि बना किससे है, कैटायन और एनायन से। NaCl क्या है, एक लड्डू है, क्लियर है। अच्छा ये बना किससे है, कैटायन और एनायन से बन गया। अच्छा बताओ, जब कैटायन और एनायन से बना NaCl तो यहां बताओ बॉन्ड ब्रेकिंग हुई कि बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, +Q लिख सकते हैं ना। और ये +Q ना लिख के हम यहां क्या लिख सकते हैं, अच्छा यही हमारी क्या लिख सकते हैं, यही हमारी लैटिस एनर्जी है या नहीं, है ना। अच्छा इसको हम क्या ऐसे लिख दें तो नहीं चलेगा, ΔH ऐसे समझो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे प्लस करके लिख लो, और चाहे बाहर लिख दो। दोनों भाषा नहीं समझते हो क्या, चाहे +Q यहां लिख दो और या आप यहां लिख दो लैटिस एनर्जी बराबर ΔH, ΔH इक्वल टू निगेटिव। अब ये अपनी क्या है, लैटिस एनर्जी है, ये क्या है, लैटिस एनर्जी। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता तो एनर्जी आपको मिलेगी, और जब बॉन्ड आप तोड़ोगे तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वो भी लैटिस एनर्जी होगी। आपसे कोई कहे कि बताओ लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक होती कि एंडोथर्मिक, तो आप बोलोगे बोथ। अब आप पूछना लड्डू बनवा रहे हो तोड़वा रहे हो, क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझो, अब यदि आपने NaCl को उसके कैटायन और एनायन में तोड़ दिया
तो इस तोड़ने में जितनी एनर्जी आपने खर्चा की वो भी लैटिस एनर्जी है ना। और आपने Na+Cl- से मिला के NaCl बनाया, तो जितनी एनर्जी आपको मिली वो भी लैटिस एनर्जी। तो ये फॉर्मेशन की लैटिस एनर्जी है और यहां पे डिसोसिएशन की। तो यहां क्या लिखोगे, लैटिस एनर्जी बराबर डेल्टा H इक्वल टू क्या लिखोगे, पॉजिटिव। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या सीखे, लैटिस एनर्जी क्या होगी, दोनों एक्सो और एंडो होगी ना। अच्छा, एक्सो कब होगी, जब आप Na+Cl- से क्या बनाओगे, NaCl। और एंडो कब होगी, जब आप NaCl को तोड़ दोगे किसमें, Na+ और Cl-। अब तो बेटा समझ आ जानी चाहिए। तो आपसे कोई पूछे बताओ लैटिस एनर्जी एक्सो होती है कि एंडो, तो आप बोलोगे बोथ। फिर बोले नहीं कोई एक बताओ, तो तुम बोलना कि लड्डू बनवाओगे कि तोड़वाओगे। उन्होंने कहा नहीं लड्डू बनाना है, तो आप बोलोगे एक्सो। उन्होंने कहा लड्डू तोड़वाना है, आप बोलोगे एंडो। यहां लड्डू क्या है, NaCl। यहां लड्डू क्या है, NaCl। अच्छा, आप जरा ध्यान से समझो। अब वहां पे हमने लिखवाया है लैटिस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कैसी होनी चाहिए, हाई। क्लियर है। तो देखो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H कैसा होना चाहिए, हाई। कैसा होना चाहिए, हाई। क्लियर है, समझ में आ गया। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन। अरे आयनिक बॉन्ड बनाई तो रहे हो Na+ और Cl- के बीच। क्लियर है। तो बताओ फेवरेबल कंडीशन आप सुनाओ, तीन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, तीन फेवरेबल कंडीशन। देखो, कैटायन की आयनाइजेशन एनर्जी कम, एनायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, और मॉलिक्यूल की लैटिस एनर्जी हाई। तीनों का सम निगेटिव आना चाहिए। क्लियर है। तो तुम लोग इसी में लिखो आगे। ये सब हो गया, जल्दी लिखो इसको, आगे बढ़ें। थोड़ा बेटा थोड़ा सा फास्ट करो, इसको लिखो। आगे बढ़ा जाए, आगे देखो। तो तुम लोग एक जुगाड़ सीख लेना। जैसे मान लो तुमने कोई पॉलिसी ले ली LIC में, तो तुम कहते हो आहा, नहीं तुम्हें आनंद आ जाता है जैसे, है ना, आनंद नहीं आ जाता है। और देखो पॉलिसी जो देने आता है, आपसे सीधे जानते हो बात क्या करता है, कि आपके मरने के बाद, नहीं समझ रहे हो, पूरे दिन गिनवा जाता हो थोड़ी देर में, तुम समझ नहीं पाते। क्लियर है। हाँ हाँ। और कहीं घर वाले जान जाएं, नहीं समझ रहे हो, कि इतना बड़ा पॉलिसी है, तो वो तो नहीं समझ रहे हो। मान लो घर अच्छा ना हो, भाई डिफरेंट टाइप के घर होते हैं, तो वो पता लगे इंतजार ही कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या बताया जाए, आप सुनिएगा। देखो LIC आहा का फुल फॉर्म क्या है, देखो लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए किसकी, कैटायन की, है ना। और हाई इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिखा हमने, लेकिन एफिनिटी लिखा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एफिनिटी का ए है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए, एनायन की। तो ये जुगाड़ क्या हो गया, LIC आहा, है ना। हाँ, और लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। चलो आगे लिखो जल्दी से बेटा।
लिखो प्रॉपर्टीज, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला पॉइंट लिखो, लिखो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, लिखो बेटा आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, कॉमा क्रिस्टलाइन, कॉमा क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटिल, BRITTLE, ब्रिटिल, हार्ड, कॉमा क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटिल, BRITTLE, है ना। अच्छा, ब्रिटिल का मतलब समझते हो, जैसे तुम दांत के ऊपर दांत रखो और दांत थोड़ा सा चुट से निकल जाए, तो ये होता ब्रिटिल। नहीं समझे? जैसे किसी ने गुस्सा आ गया, दांत के ऊपर दांत रखा और कोना चुट से निकल गया टूट के, तो ऐसा मटेरियल क्या होता? ब्रिटिल। समझ में आ रहा? हाँ, शीशा, हाँ, अरे शीशा थोड़ा नहीं जाएगा, फिर वो पूरा जाएगा। क्लियर है? आगे लिखो, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटिल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स हैव ionic compounds have high boiling point and melting point, high boiling point and melting point due to के बाद वही बात है सेम, due to strong electrostatic force of attraction। लिखो इन सॉलिड स्टेट, लिखो इन सॉलिड स्टेट, और आगे एरो लगा के लिखो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सॉलिड स्टेट में आयनिक मॉलिक्यूल कैसे होंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी के जस्ट नीचे पॉइंट ना बदलना, मतलब वही पॉइंट में दूसरी बार लिखो, लिखो इन फ्यूज्ड स्टेट, इनफ्यूज्ड स्टेट, FUSED, और एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन, है ना। और ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू फ्री आयन, ड्यू टू फ्री आयंस, और ब्रैकेट बंद करके एरो लगाओ, और आगे लिखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जहां हमने इसके ऊपर जस्ट लिखाया था इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट के बाद आपको लिखना चाहिए क्या? ब्रैकेट में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी के कारण कंडक्टिविटी होती है। जब किसी का इलेक्ट्रॉन मोबाइल ही नहीं होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलेगा ही नहीं, तो उसके अंदर कंडक्टिविटी होगी नहीं। क्लियर है? तो जहां लिखा है इन सॉलिड स्टेट, वही ब्रैकेट में लिख लो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और फिर आगे एरो लगा के लिखना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीनिंग तो समझ लो। अच्छा बताओ, मेटल की कंडक्टिविटी आपको जाननी है, तो आपको क्या जानना चाहिए? मोबाइल इलेक्ट्रॉन, हाँ? और मान लो कोई सेमीकंडक्टर है, उसकी आपको कंडक्टिविटी पता करनी है, तो आपको क्या जानना चाहिए? इलेक्ट्रॉन और होल्स, है ना। और मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो उसकी कंडक्टिविटी कैसे डिसाइड होगी? उसके आयन से। तो देखो, हर चीज की कंडक्टिविटी को बताने वाली अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है? अच्छा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वहां अपनी जगह छोड़ जाता है, उसी का नाम होल होता है ना।
चलो अच्छा आगे देखो, अगला लिखो भैया। कौन सा पॉइंट है? पांचवा पॉइंट। पांचवा लिखो। चौथा पॉइंट, चौथा लिखो। हाँ, ये दोनों बातें तीसरे में ही थी। चौथा पॉइंट लिखो। लिखो हाईली सॉल्युबल इन। ए छेड़ूलाल, तुम काय बात कर रहे हो है? अब वो आराम से लिख रहा है, उसको बुला रहा है। हाँ, तुम इधर बैठो, आके तुम आओ, तुम अपना जीवन बचाओ बेटा, इधर आ जाओ, आओ। हाँ हाँ, तुम आओ। हाँ, इधर आओ, वहां रहोगे तो बतियाए जाओगे, है ना? आओ इधर आओ। और यहां आके तुम अपना क्षेत्र ना बना लेना, है ना? जहां पे टेस्ट चार्ज जाता है अपने चारों तरफ अपना फील्ड डेवलप कर लेता है, क्योंकि स्टैटिक चार्ज कौन सा फील्ड डेवलप करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं करता है। हाँ, चलो आगे देखो। और थोड़ा सा मूव कर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? चलो अच्छा, एक्सीलरेट हो जाए तो फिर क्या है? ईएमआई भी बन जाएंगी, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकलने लगेंगी। चलो आगे देखो। ईएम वेव, ईएम वेव, ईएमआई नहीं, ईएम वेव। हाँ, कहां से कहां चली जाएगी बात। भैया अगला लिखो। लिखो, लिखो हाई सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड कहां सॉल्वेबल होंगे? लिखो हाईली सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। उसी जस्ट लाइन के नीचे लिखो, लिखो लेस सॉल्वेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। लिखो लेस सॉल्वेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। और उसी के नीचे पॉइंट यही रखो, पॉइंट यही रखो, और इसी के नीचे स्टार लगा के लिखो। लिखो NaCl, लिखो NaCl फॉर्म, NaCl फॉर्म a true solution in water, true solution in water, but NaCl form, but NaCl form colloidal solution in benzene, colloidal solution in benzene। NaCl वाटर ट्रू सोल्यूशन बनेगा, मतलब ये सोल्यूशन बनेगा, और लेकिन आप NaCl को बेंजीन में डाल दिए तो ये कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। क्लियर है? अच्छा, बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर, और NaCl कैसा है? पोलर। तो सॉल्युबिलिटी का फंडा क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे में उसके जैसा ही डिसॉल्व होगा, है ना? तो देखो NaCl पोलर, पानी पोलर, तो इसके अंदर सॉल्युबल होगा। लेकिन बेंजीन नॉन पोलर और NaCl पोलर, तो इसके अंदर आप डाल तो दिए हो, लेकिन क्या होगा? वो उसका कोलाइडल सोल्यूशन उसके अंदर बना लेगा। ठीक, अगली बार लिखो बेटा, कौन सा पॉइंट बनेगा? पांचवा। पांचवा लिखो। तुम लोग बतियाना नहीं, पटेल तुम और बेटा उधर खिसको। हाँ, और खिसको। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो। पांचवें पॉइंट में एक हेडिंग डालो, आयनिक रिएक्शन। पेज भर गया? ना ना ना, तुम लोग वही पेज भर गया? ले, कैसे मान ले? हाँ देखो, इधर पेज बचा है, तुम्हारा भी, तुम्हारा तो पूरा पेज ही बचा है। हाँ अभी है, बस चंद लाइनें लिखानी है। लिखो। आप जानते हो हमको इसी के अंदर भाईजान रूल भी पढ़ाना है, मतलब फजान रूल, है ना? लेकिन फजान रूल हम अलग से पढ़ाएंगे। पढ़ाना तो मुझे इसी के अंदर ही चाहिए, बट उसको हम अलग करके पढ़ाएंगे। लिखो, अगला लिखो। लिखो आयनिक रिएक्शन, पांचवा पॉइंट है जिसमें आप हेडिंग डाल दो आयनिक रिएक्शन, और उसमें 2-3 पॉइंट बना के लिखो। लिखो पहला पॉइंट है, बस 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 चंद लाइनें, मतलब गिन के 3.5 लाइनें। हाँ,
हाँ हाँ, 4 हो जाए तो हमारा फायदा है ना उसमें, ऐसा लग रहा है। लिखेगा, लिखो आयनिक रिएक्शन में पहला पॉइंट लिखो, लिखो आयनिक कंपाउंड शो, आयनिक कंपाउंड शोज, SHOWS, आयनिक कंपाउंड शोज आयनिक रिएक्शन एंड कोवैलेंट मॉलिक्यूल शोज मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर कोवैलेंट कंपाउंड शोज मॉलिक्यूलर रिएक्शन, फुल स्टॉप। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट आ जाओ। अच्छा बताओ, आयनिक रिएक्शन और मॉलिक्यूलर रिएक्शन में फास्ट कौन होगा? वेरी गुड, दूसरा पॉइंट यही लिखाना है। दूसरा पॉइंट लिखो, आयनिक रिएक्शंस आर फास्टर देन, आयनिक रिएक्शंस आर फास्टर देन मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, फ्री आयंस। अब नीचे एक रिएक्शन लिखो, लिखो है, क्योंकि जब टूटेगा तो वो अपने आयन में टूट जाएगा, बनने के बाद होता है। लेकिन ये कहां की बात चल रही है? आयन की। नहीं समझे? अरे भैया, जो जितना ज्यादा फास्ट होगा वही उतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। कैटायन जितना रिएक्टिव रहा होगा, एनायन जितना रिएक्टिव रहा होगा, उतना स्टेबल ये बॉन्ड बना होगा। क्लियर है? अब नीचे एक रिएक्शन लिखो, लिखो AgNO3 प्लस NaCl। नीचे लिखो AgNO3, रिएक्शन लिखो बेटा, AgNO3 प्लस NaCl। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, आयनिक रिएक्शन है कि नहीं है? आयन में तोड़ दो। देखो इसको कैसे तोड़ो, Ag प्लस में, और इसको तोड़ो NO3 माइनस में, इसको तोड़ो Na प्लस में, और इसको तोड़ो Cl माइनस। इनको इनके साथ रिएक्शन करा दो, इनको इनके साथ करा दो, खत्म रिएक्शन। नो रिएक्शन मैकेनिज्म, ओनली उल्टा पुल्टा जोड़ो। क्लियर? तो ये अब देखो दोनों में चार्ज क्या है? सेम। सेम का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप सीधे क्या लिख दोगे? AgCl प्लस, अब देखो इन दोनों में भी मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, सीधे क्या लिख दोगे? NaNO3। और AgCl कैसा होता है? ये एक वाइट PPT होता है, प्रेसिपिटेट। देखो हमने नीचे निशान लगा दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? आयनिक रिएक्शन। देखो कितनी बढ़िया हो गई, आयन में तोड़ा, उल्टा पुल्टा जोड़ा, रिएक्शन खत्म, है ना? तो कैसे आयनिक रिएक्शन कैसे कराओगे? आयन में तोड़ा, उल्टा पुल्टा जोड़ा, रिएक्शन खत्म। ठीक है भैया? तो अभी हमारी कितने लाइनें हुई ना? अभी कैसे हो गई? अभी 2 लाइन हुआ, हमने 3.5 लाइन बोला था। हाँ लिखो, लास्ट पॉइंट, छठा पॉइंट लिखो, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल एंड डज नॉट शो स्टीरियोआइसोमेरिज्म, डज नॉट शो स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ये पॉइंट याद रखना बेटा। अगली हेडिंग डालो, बहुत सुंदर सी लाइन है, लिखो कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब हाँ कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। चलो कोवैलेंट बॉन्ड में आ जाओ। अच्छा हमारा भी कोवैलेंट बॉन्ड किधर चला गया? चलो अच्छा, पूरा आयनिक बॉन्ड एक बार बढ़िया से पढ़ लो, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसी के अंदर हमको फजान रूल पढ़ाना था, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी पढ़ानी थी, लेकिन ये वाला भाग हम आगे पढ़ाएंगे, जबकि वो पढ़ाना चाहिए इसी के अंदर। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। अगला है कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड के बनने के लिए तो बहुत सारी हमारे पास जानकारियां हैं। बंद कर दो इसको। अच्छा एक बात बताओ, कोवैलेंट बॉन्ड कहां बनेगा, कैसे बनेगा? पहले तो यही 2 बातें हैं मुद्दे की। हाँ, तो पहली बार लिखो, लिखो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय
कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल। समझ में आ गया क्या मैं बोल रहा हूं? ऐसे लिखना, नॉन मेटल यानी नॉन मेटल के बीच में बनेगा कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, और जहां लिखा नॉन मेटल उसी का आगे लिखो और अथवा और और बिटवीन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, लिखो और बिटवीन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड नॉन मेटल। अगली लाइन लिखो, अच्छा या इसी लाइन के आगे लिखो जहां पे लिखाया है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड नॉन मेटल, उसी के आगे लिखो, क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होना चाहिए। उसी पॉइंट के आगे लिख के फुल स्टॉप लगाओ। अगली बार लिखो, जैसे कुछ मॉलिक्यूल लिखो, एग्जांपल करके कुछ मॉलिक्यूल लिखो, जैसे लिखो P4, लिखो बेटा P4, कॉमा लिखो S8, कॉमा Cl2, है ना, कॉमा AlCl3, है ना, कॉमा CCl4। ठीक है, और नोट करके लिखो NOTE, लिखो BeCl2, कॉमा LiCl, है ना। ये दोनों नोट करके क्यों लिखाया? क्योंकि ये दोनों के एक्सेप्शन है। क्लियर है? कैसे? देखो, आयनिक बॉन्ड कहां बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। क्लियर है? अब यहां Li तो मेटल है, Cl नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या बनना चाहिए था? आयनिक बॉन्ड। तो ये किसका एक्सेप्शन हुआ? आयनिक बॉन्ड का। क्लियर है? अच्छा, इसमें बन क्या रहा? कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड कहां बनता है? नॉन मेटल में। तो ये एक्सेप्शन किसका है? कोवैलेंट का। नहीं, घूम गए। तो ये दोनों जगह के एक्सेप्शन है, LiCl BeCl2 एक्सेप्शन ऑफ बोथ जगह समझ रहे हो? बोथ बॉन्ड, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड कहां बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। क्लियर है? लेकिन Li में Li क्या है? मेटल, और Cl है नॉन मेटल। तो यहां क्या बनना चाहिए था Li और Cl के बीच में? आयनिक बॉन्ड। लेकिन बनता क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक का एक्सेप्शन हुआ कि नहीं? आप समझ में आया? अब यही एक्सेप्शन कोवैलेंट का भी है। LiCl और BeCl2, यही एक्सेप्शन कहां का है? कोवैलेंट का। अब देखो इसको कैसे समझाते हैं, बताओ। कोवैलेंट बॉन्ड कहां बनता है? नॉन मेटल के बीच में। लेकिन Li क्या है? मेटल, और Cl क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनना चाहिए आयनिक बॉन्ड। बनता कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कहां बनता है? नॉन मेटल। लेकिन Li और Cl तो एक मेटल, एक का क्या है? नॉन मेटल। तो ये किसका एक्सेप्शन हुआ? कोवैलेंट का। क्लियर है? किसकी? अरे एक्सेप्शन है यार, काहे तौले दे रहे हो? हाँ, दोनों का एक्सेप्शन है। अब तब से देखो पूरी कहानी खत्म हो गई। पूरी कहानी को 2 बार रिपीट की है। चलो अब अगली बात, कोई बात ही नहीं,
नो तीसरी बात। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा कभी। देखो एल सिल गधा होगा बिल्कुल, फिर से बता दीजिए, चूरन बट रहा है। AlCl3 कहीं का एक्सेप्शन नहीं है, कहीं का एक्सेप्शन नहीं है, समझ में आ रहा? वो का क्या है, वो उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। कुछ भी कहीं पे भी, बस खाली देखते जाओ, पढ़ते जाओ, चाहे चाहे ना करो बस, ठीक है। हाँ देखो, नोट करके लिखो। थोड़ा सा यही बात दो बार रिपीट की है कि ये दोनों जगह के एक्सेप्शन है, तब तक तो हम सोच रहे थे, फिर जब हम खत्म कर लिए, सर इसमें ऐसा होना चाहिए, तो बताओ, समझ रहे हो ना? यहां देख तो ऐसे समझ लो। हाँ हाँ, तीसरी बार पढ़ा रहे हैं इसको। LiCl BeCl2, इनके बीच में कौन सा होता बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक्सेप्शन है बेटा, और यही सवाल बार बार पूछा जाता है, ये नोट करके लिख लो। BeCl2। चलो अच्छा आगे देखो। अरे यार, काहे के परेशान हो? हाँ बताओ, अच्छा आपने बताओ। हाँ हाँ, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है। चलो अच्छा आगे बढ़ो, चलो आगे बात अगली देखो। अच्छा P4 का स्ट्रक्चर बनाना हो तो बना लो। अच्छा देखो, अपने पास जगह है कि नहीं प्रॉपर? चलो अच्छा, पहले 20 से डिवाइड कर लो दो भागों में। देखो अगली बात, अच्छा बताओ P4 का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, सारे लोग बनाओ। P P P और P, ये देखो बॉन्ड बन गए, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अच्छा फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। अच्छा बताओ, क्या सबके पास एक लोन पेयर नहीं बचा? अच्छा बताओ, फास्फोरस नॉन मेटल है, ये भी फास्फोरस नॉन मेटल है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट। क्लियर है? जल्दी जल्दी बनाओ इनको बेटा। अब तीसरी बार में पहली बार की समय नहीं दिया जाएगा। अच्छा एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, कोई बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा। बोल के क्या मतलब, ये इससे क्या होता है? जैसे हम बैठे हैं फिर भी हम कुछ बोल रहे हैं, बाउरे उरे हो क्या बिल्कुल? तो जाके इलाज करवाओ, गांधी वार्ड इधर नहीं है। हाँ, कुछ बोलेंगे तब भी कुछ बोलते ही रहेंगे, बड़बड़ बड़ करने की आवाज। आधे लोग वहां जाते ही सही हो जाते हैं, क्योंकि वहां सब वैसे ही होते हैं, उनको देख के ही आधे को रोग सही हो जाता, कहते हैं भैया, नहीं समझ रहे हो? अच्छा ये चीचा लेदर यहाँ है, समझ में आ रहा है? हाँ तो ये बात समझो। अच्छा इस समय पे मानसिक रोगी भी ज्यादा हो रहे हैं, समझ रहे हो? नहीं, उसका कारण भी है, प्रेशर आजकल ज्यादा रहता है, बच्चे लेते भी ज्यादा प्रेशर है, लेकिन प्रेशर 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 वाला ले तो ठीक है, समझ रहे हो? कोई बिना प्रेशरों को प्रेशर में रहते हैं। चलो आगे देखो, एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ बेटा। डब्लू, डब्लू बनाओ, डब्लू बना लो, डब्लू बनाओ। अच्छा इसे, अच्छा डब्लू ही बना लो, तुम डब्लू ही बना लो। और सब जगह क्या लगा दो? सल्फर। देखो ज्यादा तो नहीं हो गए, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है, ये ताज जैसा लग रहा है। यहां मान लो तुम्हारी हम खोपड़ी लगा दें, और तुम्हारी खोपड़ी वैसे रख दे क्राउन, है ना? तो ये क्राउन शेप्ड होता है, और पकड़ रिंग शेप होता है। अरे तुम क्राउन समझो, है ना? जा टाइम ना खराब करो, ठीक है। चलो आगे देखो।
अगला लिखो भैया। अब लिखो, क्या लिखोगे? लिखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लिखो बेटा। अरे लिखो प्रॉपर्टीज, टाइम तो डेली होता है, टाइम तो कई साल से हो रहा है, हम क्या करें? घड़ी सेल निकलवा दें? चलो लिखो बेटा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट लिखो। कौन सा पॉइंट? पहला पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कैसा था? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 लिखो, ये कैसा है? वो नॉन डायरेक्शनल था, ये कैसा है? डायरेक्शनल है। तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। but some covalent compound like alcohol amines soluble in water, फिर से बोल देता हूं, soluble in non-polar solvent but some covalent compound like alcohol amine etc soluble in water due to formation of hydrogen bond with water, hydrogen bond with water। ठीक है, लिखो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और आगे लिखना एक्सेप्ट ग्रेफाइट। लास्ट में लिखो कोवेलेंट कंपाउंड, ऐसे लिखो रिएक्शन बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर स्लो। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड की रिएक्शन स्लो क्यों होती है? क्योंकि पहले हम बॉन्ड तोड़ते हैं, फिर नया बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? तो आगे लिखो, फुल स्टॉप करके लिखो, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स breaking of old bonds and formation of new bonds। अच्छा, जहां लिखा है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और एक्सेप्ट ग्रेफाइट लिखा है, वहीं पे कॉमा करके एक और लिखो HCl इन वाटर, मतलब ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, HCl इन वाटर। क्लियर है? तो इस तरीके से कौन सा बॉन्ड खत्म हुआ? कोवेलेंट। अगला कौन सा है? अरे अभी कैसे 4:30 तक क्लास है? 4:15 कहां? 4:30 तक क्लास है। अगला लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे 4:30 तक ही तो क्लास है भैया, हमको देखो बहुत कम क्लासों में इसको समाप्त करना है। चलो आगे देखो, अगला कौन सा है? अगला कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखो, अगला लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ले ये भी अभी खत्म। हाँ लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिखो बेटा। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के आगे लिख लो, पहले उनके नाम लिख लो। सारे नाम लिखे हैं?
हाँ, डेटिव बॉन्ड, सेमी पोलर बॉन्ड सब लिखे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखो फॉर्म्ड, लिखो फॉर्म्ड बाय, लिखो फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बॉन्ड देखो कहां कहां बनता है। ठीक है, तो देखो कहां कहां बनता है ये, तो देखो कहां कहां बनेगा। देखो लुईस एसिड है ना, और लुईस बेस, लुईस बेस से लुईस एसिड की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है। अच्छा, लुईस बेस क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है ना। तो एक एग्जांपल लिखो, देखो बेटा एक एग्जांपल लिखो, NH3 की रिएक्शन यदि हम करा दे BF3 के साथ। अच्छा जरा ध्यान से देखो, इसके पास इसका स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा ये स्ट्रक्चर बना कि नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये स्ट्रक्चर बना, बना बेटा। अब सुनो, इसके आउटर मोस्ट बातें नहीं बेटा, ये आधा टाइम तो इसी में बर्बाद करते हो। अच्छा शर्म नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है? चलो आगे जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ इसके पास इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका एक लोन पेयर ऐसा है जो बॉन्डिंग करने के बाद बच गया। क्लियर है? और हमने बोला था यदि किसी के जितने बॉन्ड बनने थे बन गए और उसके बाद यदि लोन पेयर बच जाए, एक बच जाए, दो बच जाए, तो वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसे बनेगा, अब जरा ध्यान से समझो। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 2, और इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन कम है, 2, है ना। तो देखो क्या होगा, NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर को देगा और इधर क्या होगा, BF3। तो अब देखो यहां हमने लोन पेयर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दो इसके पास चले गए। क्लियर है? अब लेकिन देखो एक यहां बड़ा विध्वंसक सवाल बनता है ना, बहुत विध्वंसक सवाल बनता है, और क्या है वो, देखो यहां NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताओ। सिग्मा और प्लस लोन पेयर होगा ना, बताओ कितने सिग्मा हैं, 3, लोन पेयर 1, आंसर आया 4, और हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3 बना। यहां देखो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा प्लस लोन पेयर, कै सिग्मा लोन पेयर, आंसर आया 3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब यहां आओ, अब जरा ध्यान से देखो, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp2 है, मतलब गजब जोड़े हो। तो क्या लिखोगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर। अच्छा बताओ नाइट्रोजन कितने सिग्मा से जुड़ा है, 4, 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन और बोरान। तो क्या हो गया, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, आंसर आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर है? लेकिन इनका देखो फायदा हो गया, पहले बोरान कितने बॉन्डों से जुड़ा हुआ करता था, 3, और अब कितने, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा प्लस लोन पेयर, कितने सिग्मा, 4 सिग्मा, लोन पेयर 0, आंसर आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब सुनो बेटा, sp2 वाला हो गया sp3, क्लियर है, और sp3 वाला अभी भी है sp3। तो इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, बट इस गरीब आदमी का फायदा हो गया ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। ये बहुत बेहतरीन सवालों में से है एक, या आप लिख लो कहीं, इसको सुंदर सा सजाओ, कि जैसे मैं ऐसा लिख देता हूं ना, तुम आप एकदम सिस्टमेटिक ढंग से लिखा करो। ये सब तुम्हारे 4-4 नंबर हैं, समझ रहे हो ना, क्या है, सब बटोर ले जाओ। हाँ
अच्छा, ये सवाल मिला तो होगा सबको, हर हर बच्चे को जो सवाल लगाता होगा मिला होगा। हाँ हाँ, देखो हमें लॉजिक भी पता चल गया आजकल। अब हमसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसकी तरह कंसीडर करोगे, कौन से बॉन्ड तोड़ोगे कैसे? वेरी गुड, तोड़ोगे भी सिंगल बॉन्ड की तरह। हाँ, अब देखो ये बातें प्रैक्टिकल की हैं, ये किताबों में नहीं है। क्लियर है? हाँ, चलो अगला एक एग्जांपल लिख लो, इसी बात पे नहीं मान रहे हो तो लिखो। तो ये तो हमने रिएक्शन का पढ़ाया कोऑर्डिनेट। अब तुम कुछ मॉलिक्यूल के अंदर कोऑर्डिनेट पढ़ लो। जैसे दो बड़े पॉपुलर एग्जांपल हैं, एक है NH4+, इसका स्ट्रक्चर बना दो, और एक है आपका H3O+, ये दोनों स्ट्रक्चर बना लो, बस यहीं से समाप्त हो जाएगा। आज हम सारे बॉन्ड पढ़ाने के उसमें थे कि जितने बॉन्ड हैं सब पढ़ाने थे आज, जैसे अगले दिन से हम थ्योरी पे आ जाएं। हाँ, अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो हमने सिखाया था कि ये वाला प्लस, प्लस का मतलब क्या है, इन इस मॉलिक्यूल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन तुम यहां से ना निकाल के यहां से निकाल दो। तो इन 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और चौथा एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बच्चा इसका जानते हो कैसे स्ट्रक्चर बनाता, जो उसकी पहले जो सोच के बनाता, कैसे बनाता, वो मैं गलत वाला पहले बना रहा हूं, ऐसे बनाता। और इसे 4 हाइड्रोजन सजाता है एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, कह रहा आप गलत नहीं हो सकता, सब कुछ सही है, ये बनाया ये बनाया ये बनाया। बोला देखो एकदम झमाझम ऑक्टेट कंप्लीट है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। लेकिन ये जो तुमने सोचा था सही, वो है पूरी तरीके से गलत। तो ये तो हो गया खत्म। ठीक, अब देखो क्या करना है, नाइट्रोजन बनाओ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, सजा दो। ठीक, 3 हाइड्रोजन भी सजा दो, सजा दिए। ये देखो 3 बॉन्ड बन गए, और एक हाइड्रोजन ये है ना, इसी के अंदर में से क्या निकाल दो, हाइड्रोजन में से क्या एक इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाल दो। तो ये देखो इसके पास, बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, 2, ये लगा दिया कोऑर्डिनेट। ये बन गया आपका किसका स्ट्रक्चर, अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। खास बात क्या है कि अमोनियम आयन के अंदर क्या मौजूद है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, बस इसी तरह एक हाइड्रोनियम आयन अपने मन से लिख लो, हाइड्रोनियम आयन। अच्छा इसका नाम क्या होगा बेटा, अमोनियम आयन। इनके नाम भी याद करते चलो। यह पहला एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा बेटा लिखो, दूसरा एग्जाम्पल H3O+, इसका नाम क्या बेटा, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? अच्छा इसमें भी वही सेम फंडा लगाओ, इसका ये जो प्लस है ना, इन 3 हाइड्रोजनों में से एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन गायब कर, एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। तो 2 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन एक के पास इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, हाइड्रोजन के पास। ऑक्सीजन ये बनाया है ना बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, सजा दिया। और ये देखो 2 हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये लगा दिया। ठीक बेटा, और उसके बाद तीसरे हाइड्रोजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दिया, और ये अपना लगाया, और प्लस ये क्या है, ऑक्सीजन लग गया। क्या लगाना है, हाइड्रोजन, ये लग गया हाइड्रोजन। पक्का? क्या है, अरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, लीना मीना। ये लीना मीना क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, गरीब आदमी है, और इसको इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, 2 ट्रांसफर कर रहा। अच्छा इसमें खास बात क्या है, इसके अंदर भी क्या मौजूद है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
क्या रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे। तो आज के बाद ये दोनों स्ट्रक्चर आपको एकदम तैयार होने चाहिए। क्लियर है। अगला कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो हाइड्रोजन बॉन्ड में निपटा देते हैं। हाँ लिखो, आगे बढ़ो, लिखो लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड में लिखो, लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड में लिखो। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा बताओ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और फोन के बीच में बनेगा, है ना। तो जरा पहला पॉइंट लिखो, लिखो फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम एलिमेंट लाइक FON। चलो अच्छा दूसरी बार लिखो, देखो बेटा दूसरी बार लिखो। अच्छा एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमने आपको बॉन्ड की कैटेगरी पढ़ाई थी, उसमें वीक में पढ़ाया था कि स्ट्रांग में, वीक में पढ़ाया था। अच्छा वहां मैंने ब्रैकेट में दो बातें लिखी थी, इंटरमॉलिकुलर और इंटर एटॉमिक। तो ये वाला बॉन्ड कहां बनेगा, इंटर, वेरी गुड, इंटरमॉलिकुलर, है ना, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। अच्छा हमने कहा ये क्या लिखा है, HF। पहले रुको, पहले सजा दें, बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होगी, कहां होगी, FO और N, है ना, के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एक बात समझ लेना, ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का हो और ये FO और N दूसरे मॉलिक्यूल के हो, है ना, तो इसका नाम क्या है, इनको ही क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। और देखो ऐसे लहराते हुए ना चले जाया करो, 3 डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे लहराते हुए चले गए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड 3 डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो हमने 3 3 ही लिखी हैं, क्लियर है, जल्दी जल्दी लिखे रहो। क्या है अभी देखो, तुम जब शाम में जाओगे जलेबियां मिलेंगी, क्या है अभी इधर जाते हो तो शाम में नहीं, जलेबियां नहीं मिलती हैं, जिलेबी नहीं जलेबी, हाँ चलो अच्छा आगे लिखो, आगे लिखो, मैं तो सुन ही नहीं रहा हूं क्या कह रहे हो, लिखो जलेबी तो मैं मंगवा देता, लेकिन दही जमाया गया अभी वो जमा नहीं, नहीं लेकिन ना बाहर का मंगा के दही नहीं देंगे, जो घर में जमाया गया वही दिया जाएगा। तो वो जब जम जाएगा तो जलेबियां खिलाई जाएंगी। चलो अच्छा आगे लिखो, हाँ चलो अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो सिस्टम खराब हो जाता है, ऐसे थोड़े है कि नहीं, हाँ खाने का जो तरीका होता है देखो। अच्छा सुनो, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा बताओ बेटा, बोलो। अच्छा ये बताओ, अच्छा कौन सी हंसने वाली बात थी हमको बताओ जरा, अच्छा हंसने वाली कौन सी बात थी, है? आज हंसने वाली अच्छा बात बता दो। हाँ नहीं हमने तुमको तो नहीं कहा, नहीं तो थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो। और कौन सा ये कौन महीना चल रहा, नवंबर, इसके बाद क्या है दिसंबर, उसके बाद क्या है तुम्हारा समझ लो उल्टा गिनती शुरू, जो उधर के दिन है समझ लो दिसंबर खत्म और जनवरी आया, 23 से 24 हुआ, समझ लो उल्टा गिनती शुरू। इसीलिए ये आपको आराम से बैठे हो, है ना समझ रहे हो, हम यहां पढ़ा रहे हैं तुमको मेहनत से, और तुम क्या करोगे, हाँ तो भैया उधर हो जलेबी है, नहीं समझ रहे हो। अच्छा आगे देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ ये क्या लिखा, HF। हमने कहा ये बॉन्ड कौन सा है, ये कौन सा बॉन्ड है, हमने तो अभी पढ़ा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है,
हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन आप क्या कह रहे हो, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये बात कैसे कह पाए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, या एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच में। दो चीजें अलग अलग होनी चाहिए, पक्का। तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवैलेंट क्यों बोला, क्योंकि ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। क्लियर है। अब हम इनके बगल में फिर लिख दिए HF। अब ये HF अलग मॉलिक्यूल है और ये HF अलग मॉलिक्यूल है। अब इसका फ्लोरीन इसके हाइड्रोजन से क्या होगा, बनाएगा कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतर समझ में आया, क्लियर है। क्योंकि हमने जवाब को पहले ही डिवाइड करवा दिया था दो ग्रुप में बॉन्डों को, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी और वीक की कैटेगरी। जो स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड थे वो एटमों के बीच में लगते थे, और जो वीक वाले बॉन्ड थे वो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। क्लियर है। तो बताओ HF और HF के बीच में, अच्छा मान लो ऐसे हम लिख दें HF, और हम भी दूसरा लिख दें, एक मॉलिक्यूल ये लिखा, फिर हम ऐसे लिख दें FH, बनेगा, नहीं बनेगा। क्लियर है, ऐसे बनेगा। क्लियर है। तो इस बात को समझिएगा, आगे बढ़ो। अच्छा, HF का मॉलिक्यूल जिग जैग मैनर में अरेंज होता है। कैसे, जिग जैग। अच्छा, इसको जिग जैग बनाओ। देखो H कैसे बनाओगे, H है ना, और F हो गया, और इसके बाद ये बना दिया H और ये बना दिया F। तो गधाओं का दुई है क्या हमारे पास। हाँ, ये क्या हुआ H और ये क्या हुआ F। अरे चाहे जितना बनाते हुए लहराते हुए चले जाओ, है कि नहीं। हमने यहां दो बनाए, घबरा गए हैं। तो देखो ये एक HF है, ये एक HF है। अब ऐसे बना लो। अब देखो ये HF। अच्छा चलो इधर वाला एक और बना दिया जाए। चलो अब इधर चलें, अब ऐसे चलो, ये लो, ये H, ये F। अब ऐसे आ जाओ, फिर ऐसे चले जाओ, फिर ऐसे आ जाओ, फिर ऐसे चले जाओ, जहां तक मन हो वहां तक जाओ, है कि नहीं। तो बताओ HF कैसे, बताओ HF कैसे होते हैं, लीनियरली अरेंज होते हैं या जिगजैग मैनर में, जिगजैग मैनर। इसको लिख लो, कंडक्ट स्टेप। हाँ, चैप्टर वैप्टर ना पूछा करो, ये सोचा करो क्या क्या पढ़ा गया सबसे आएगा। हाँ, बनाओ बेटा इसको, ये बना लिया। अच्छा बताओ ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 का। लिख लो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 का। लिखो, लिख लो, लिख लो बेटा, ये वाला लिख लो बॉन्ड एंगल। देखो कोवैलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कितना बॉन्ड एंगल आया। ये कभी कभी पूछ लेता है कि जो जिग जैग मैनर में अरेंज है HF, तो कोवैलेंट और कोवैलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होगा, 120। चलो आगे लिखो भैया, लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर, या ऐसे लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल इन। लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल इन। पहला ऑप्शन लिखो HF, दूसरा लिखो NH3, तीसरा लिखो H2O, चौथा लिखो ROH, ROH एल्कोहल, पांचवा लिखो RNH2, छठा लिखो RCOOH, देखो हमने एग्जांपल ये लिखवाए हैं। सबसे पहले HF, दूसरा हमने लिखा है NH3, तीसरा हमने लिखा H2O, चौथा हमने लिखा ROH, पांचवा हम लिखा RNH2, और हमने छठा लिखा है RCOOH।
H और सातवां लिखा है ऑल, तो किस पे टिक करोगे? ऑल। इसका मतलब है इन सब के अंदर क्या पाई जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक बात समझ लेना, इनके अंदर नहीं पाई जाएगी, ये दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, है ना। जैसे कोई कहे बताओ HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 0। बट HF कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो 2। कैसे? आपने HF लिखा, यदि अगले मॉलिक्यूल का H इसको दिख जाए तो ये F हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और इधर वाले बंदे का FON में से कुछ दिख जाए तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इधर बना लेगा। तो एक HF कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2। क्लियर है? आगे हम नंबर कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। अच्छा रुको, हम एक सही जगह, अच्छा चलो यही सही जगह है रोकना, क्योंकि आगे वाले के बाद फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। चैप्टर देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखो, लिखो सब लोग लिखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल वो लिखो, सॉल्यूशन, मोल, ठीक है, रिडॉक्स, हाँ हाँ, आइसोमेरेज, आयुपैक, ठीक है, डिटेक्शन, एस्टिमेशन और प्योरिफिकेशन। तो ऑल क्यों नहीं कहला लेते हो? हम वही तो हमने बोला, सबसे हम देंगे थोड़े थोड़े सवाल।